हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज मेजरमेंट। इस पार्ट में मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। सेकंड पार्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड थर्ड पार्ट इज एरर एनालिसिस। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस और एरर एनालिसिस। ठीक है, अभी सारे वर्ड्स आपको बहुत ही नए नए लग रहे होंगे, अभी क्लास 10th में आप पढ़ के आए हैं तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अभी आप पढ़ोगे अच्छे से, मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहोगे, फॉलो करते रहोगे तो इस सारे वर्ड से आप फैमिलियर हो जाओगे। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, जिससे कि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो आज स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। तो बात आती है व्हाट इज मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट है क्या एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट एंड सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है। देखो, बेसिकली मेजरमेंट इज जस्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। मेजरमेंट क्या है, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। ठीक, कैसे कंपैरिजन है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम किसी भी चीज का मास मेजर करना चाहते हैं, हमने क्या करा, तराजू लिया। ठीक है, सब्जी वाला लेके आता है, तराजू लेके आता है। ठीक है, बीच में एक सुई लगी होती है। अब आपको अगर 1 किलो टमाटर चाहिए सपोज, ठीक है, अगर आपको 1 किलो टमाटर चाहिए तो आप क्या, वो सब्जी वाला क्या करेगा, एक साइड वो 1 किलो का आपका बांट रख देगा और दूसरी साइड आप टमाटर रखते जाओगे या वो टमाटर रखता जाएगा। कब तक टमाटर रखेंगे, जब तक कि वो दोनों बैलेंस ना हो जाए, दोनों एक से ना हो जाए। ठीक है, या उसकी जो सुई है, उसकी जो निडल है वो बिल्कुल सेंटर में ना आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई जब हमारा बांट वाला अगर नीचे जा रहा था, इसका मतलब हमारे जो टमाटर थे अभी उनका मास जो है वो 1 kg नहीं हुआ, उनका वेट अभी कम है। ठीक, फिर हमने और रखा तो अभी भी कम है, हमने और रखा, मान लो अभी ज्यादा हो गया। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, और हमें चाहिए क्या, हमें बराबर करना है। दिस इज मेजरमेंट। ठीक, स्केल से आप कोई भी चीज नापते हो, कोई किसी की लेंथ नापते हो, तो आप क्या करते हो, स्केल को रखते हो और क्या देखते हो कि स्केल से वो बड़ा है छोटा है। ठीक, कंपेयर कर रहे हो। तो मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक, अब मेजरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज के साथ मेजरमेंट करते रहेंगे। ठीक है, मान लो कि टमाटर 1 किलो चाहिए और हमने कोई ईंट का टुकड़ा ला के रख दिया, हमें पता ही नहीं है कि वो कितने का है। ठीक, तो क्या होगा, क्या वो सही मेजरमेंट देगा, नहीं देगा। जैसे पहले होता था, जब तक ये सारी चीजें नहीं आई थी और इन सब के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो क्या होता था, किसी भी चीज से नाप लेते थे। लंबाई नापनी है, हाथ से नाप लिया, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। बट हाथ तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबके हाथ की जो लेंथ है वो अलग हो सकती है, मेरे हाथ की अलग होगी, आपके हाथ की अलग होगी, तो उससे क्या होगा, सही मेजरमेंट नहीं आएगा, हर बार मेजरमेंट अलग अलग आएगा। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए, मेजरमेंट करने के लिए हमें कंपेयर करना है अपनी क्वांटिटी को, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, किसके साथ, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, सेम तरीके की, ये नहीं कि लेंथ मेजर करना है और मैं मास के साथ यानी कि वेट के साथ, बांट के साथ उसको तोलने लग जाऊं। लेंथ नापनी है तो मुझे मीटर या लेंथ जो भी है आपका स्केल है उससे नापनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम नापना है किसी का, तो हमें उसी की सेम काइंड की चीज चाहिए होगी, क्वांटिटी चाहिए होगी। ठीक है, तो समझ में आया मेजरमेंट क्या है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी with the standard quantity of same kind।
दूसरी सेम तरीके की स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम उसे मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नीड क्या है इसकी? अभी अभी मैंने आपको बताया कि पहले जब तक ये सारी चीजें डिफाइन नहीं की गई थी, ठीक, लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो वो क्या करते थे, मान लो उन्होंने लेंथ नापी, ठीक, उन्होंने हाथ से नाप ली, इस तरीके से करते थे, तो क्या हुआ, आज मेरा हाथ की, मैंने कहा कि भाई 2 हाथ के बराबर है, कोई मैंने एक रिबन लिया और मुझे उस रिबन की लेंथ बतानी है, मैंने कहा कि मेरे 2 हाथ के बराबर है, ठीक। अब किसी और का हाथ मान लो मुझसे बड़ा है, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो 2 हाथ के बराबर नहीं, ये तो कम है, तुमने तो चीटिंग कर ली, लेकिन वो मेरे 2 हाथ के बराबर थी, उसके 2 हाथ के बराबर नहीं है। तो क्या होता था, वहां पे हमें प्रॉपर मेजरमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए एक सही मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है, मेजरमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हर चीज क्या हो, फिक्स हो, एक स्टैंडर्ड हो। आज हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, लाइक हमें पता है 1 kg मतलब इतना ही है 1 kg, ठीक, 2 kg तो 1 kg का डबल इतना ही है, फिक्स हमें पता है स्टैंडर्ड। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड नहीं पता होते तो हमें कभी भी सही मेजरमेंट नहीं मिल सकते थे। तो यही मेजरमेंट की नीड है कि हमें सही मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक सही मेजरमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर मेजरमेंट की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, इट इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। देखते हैं जरा डेफिनेशन, मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ comparison of a quantity with the standard quantity of same kind। ठीक है, सेम तरीके की, सेम काइंड की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जब हम मेजरमेंट कंपैरिजन करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम मेजरमेंट की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आज आपको बहुत सारे टर्म्स जानने हैं जो आपको आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अभी मैंने बात करा कि एक क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, तो ये क्वांटिटी यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे कोई भी ऐसी चीज जिसको डायरेक्टली मेजर किया जा सके या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सके, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे मान लो कि मैं कहूं लव, इमोशन, सॉरी, लव, इमोशन, ये क्या है, ये क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी है? बताओ, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है, क्योंकि लव, प्यार को आप मेजर नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि 2 यूनिट प्यार है, 4 यूनिट प्यार है। ठीक है, क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि मैं ऐसा कह सकती हूँ मैं तुम्हें 4 यूनिट प्यार करती हूँ? नहीं ना, लव को आप मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली कोई और इमोशन है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बट जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनीथिंग विच कैन बी measured directly or indirectly
is known as physical quantity, is known as physical quantity। कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट अभी आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में। डायरेक्ट मेजरमेंट किसी भी डिवाइस की हेल्प से डायरेक्टली हम उसी क्वांटिटी को नाप रहे हैं, ठीक है, जैसे लेंथ। इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसी दूसरी क्वांटिटी को नाप के कैलकुलेशन के थ्रू हम उसे निकाल रहे हैं, उसको डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते, उसे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ को डायरेक्टली हम किसी भी स्केल से नाप सकते हैं, तब वो डायरेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन अगर किसी डिवाइस की हेल्प से नहीं नाप सकते तब वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। चलिए, अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q इज इक्वल टू एन यू या N इंटू यू। Q यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, व्हाटएवर, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। और n यहाँ पर होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और u यहाँ पर होती है यूनिट, ठीक है। अब ये यूनिट क्या होती है अभी आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने 5 kg टमाटर खरीदे, ठीक है, तो ये 5 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg यहाँ पर क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए इन दो चीजों की बहुत जरूरत है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो वो करेक्ट नहीं है। मैं यूनिट ना लिख के खाली 5 लिखती तो 5 का कोई महत्व नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पता नहीं 5 kg है, 5 ग्राम है, क्या है, 5 टन है, 5 क्विंटल है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट जो है वो लिखना बहुत जरूरी है। यानी कंप्लीटली एक्सप्रेस अगर आप करोगे किसी भी क्वांटिटी को तो वो n इंटू यू, ठीक है। n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और u मतलब यूनिट, ठीक है। इतनी बात आ गई बच्चों समझ में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो जो हम पूरी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ रहे हैं, हम बार बार फिजिकल नहीं लिखते हैं, क्वांटिटी लिख देते हैं, बट हम यहाँ पर फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बात आती है ये दोनों क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या आप कह सकते हो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, जिसको नापने के लिए या जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको बताने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत होती है या वो डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, ठीक है। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं, ठीक। अब देखो हर क्वांटिटी को अलग अलग नहीं बताया जा सकता क्योंकि बाकी क्वांटिटी क्या है, कुछ दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या करा, 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन कर दी और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं क्योंकि बहुत सारी हैं, ठीक, तो उन वो सब किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, इसलिए उनको डिराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7 की बात करें, ये कौन कौन सी होती हैं आपकी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये 7 जो है ये क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इनको दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ है, लेंथ अगर आप मेजर करोगे, नापोगे, तो लेंथ की ही टर्म्स में नापोगे। ठीक है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। टाइम किसी और पे डिपेंड नहीं करता। जबकि अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें, बाकी तो जितनी भी बचती है सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे स्पीड, ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे डिराइव्ड है। स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम कैसे बताते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक, तो ये किस पे डिपेंड कर गई, डिस्टेंस इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी ये जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए आपको दो फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या है, दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो वो क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो खुद में ही आप कह सकते हो कंप्लीट है, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज 7 डिफाइन की गई हैं। और बाकी बचती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज, या आप कह सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, क्लियर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल डिराइव्ड क्वांटिटी में सब है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी। ठीक, ये सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, तो चलिए जरा अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटीज which are independent of any other quantities are called fundamental quantities। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर। नोट करना है, आप नोट्स बनाते चलो साथ के साथ, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे प्रिपरेशन करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, द क्वांटिटीज which are dependent on other quantities are called derived quantities। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
फोर्स, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ये उसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक, नोट करो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज यूनिट। अभी अभी हमने बात की थी यूनिट की कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड थिंग इज यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू आप सब जानते हो, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, और यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट में बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 kg, 5 kg का मतलब क्या है, 5 टाइम्स ऑफ 1 kg, यानी यहाँ पर क्या है, हमने उसको एक स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर करा। ठीक, तो यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी मेजर या वी कंपेयर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड अमाउंट जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, उसी टाइप की कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बात करूं 1 kg की, तो 1 kg क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, यूनिट यहाँ पर हमारी क्या है, kg, kg क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक, उस फिक्स्ड अमाउंट के साथ ही हम क्या करते जाते हैं, कंपेयर करते जाते हैं। 5 kg का बाट अगर आपको बनाना है, वेट बनाना है, तो जो आपकी कंपनीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये वेट बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैसे कैलिब्रेशन हो रहा है। कैलिब्रेशन वर्ड का मतलब होता है कि उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये चीज सही है। तो वहां पर क्या करा, जो 1 kg का आपका स्टैंडर्ड अमाउंट है उसको 5 बार रखा और एक 5 kg का अमाउंट तैयार कर लिया। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड अमाउंट of a physical quantity which is used to measure other physical quantity of same kind। ठीक है, सेम काइंड की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब यूनिट भी आपकी दो टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें तो कौन कौन सी, फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो डिसाइड किया गया है वो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं, डिराइव होती हैं, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल यूनिट है, जैसे लेंथ की अगर आप बात करो, लेंथ की यूनिट है आपकी मीटर। ठीक है, और टाइम की यूनिट है सेकेंड। ठीक, ये अभी मैं बताऊंगी जो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी क्या क्या यूनिट है। ठीक है, तो मीटर और सेकेंड। और डिराइव्ड यूनिट अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज क्या है, लेंथ, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन टाइम की सेकेंड। तो इसीलिए स्पीड की यूनिट बनती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वो फिक्स हैं। जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या है, इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है, डिराइव होती है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब जरा बात करते हैं 7 यूनिट्स की जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डिफाइन की गई है। 7 यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स फॉर फंडामेंटल
क्वांटिटीज। ठीक है, कौन कौन सी है? लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर। सेकंड इज मास, मास की यूनिट डिफाइन की गई है किलोग्राम। इसका सिंबल होता है m, इसका सिंबल होता है kg। थर्ड इज टाइम, टाइम की यूनिट है सेकेंड, इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ इज टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, इसको आप CD से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल। ठीक है, तो ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस क्वांटिटी की क्या यूनिट है, क्योंकि यूनिट जो है वो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी, यूनिट नहीं लिखी, आपका पूरा क्वेश्चन सही है बट स्टिल यूनिट नहीं है, तो उसमें आपके मार्क्स कटेंगे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। विदाउट यूनिट हमें नहीं पता कि वो क्वांटिटी क्या है। क्लियर हो रही है बात? तो ये जरूर आप नोट कर लो और अच्छे से इनको लर्न कर लो। अच्छा, अब इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को और डिफाइन किया गया है, उसे मैं अभी बताती हूँ आपको। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज रेडियन। ठीक, रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं RAD। तो अब बात आती है कि RAD या रेडियन ये किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट है आपकी एंगल और प्लेन एंगल। देखो अभी तक आप जब 10th में थे तो आपने एक ही तरीके का एंगल पढ़ा था जिसको आप एंगल बोलते थे, वो एक्चुअली प्लेन एंगल है। ठीक है, तो जो रेडियन है वो प्लेन एंगल की यूनिट है। ठीक, अब रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं? अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा यानी एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा था ऐसे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब थीटा की यूनिट क्या है? रेडियन। अगर मुझे 1 रेडियन को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? 1 रेडियन। अब ये 1 कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क अपॉन रेडियस होगा, बट कंडीशन क्या होगी? आर्क इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, इस कंडीशन के साथ ये कैसे क्या होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो 1 रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 रेडियन इज द एंगल या प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज आर्क इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जिसकी आर्क उसकी रेडियस के बराबर है। वो आर्क जब सेंटर पे एंगल बनाती है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां से इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज प्लेन एंगल सबटेंडेड at the center of circle by an arc whose length is equal to its radius। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
अच्छे से समझ लो। 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क इज इक्वल टू रेडियस है। तो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये किसकी डेफिनेशन है? 1 रेडियन की। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लो। चलो, इसके बाद अब हमारी सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब बात आती है कि ये पहली बात तो ये किसकी यूनिट है? ठीक है, क्या क्वांटिटी है? तो ये यूनिट है आपकी सॉलिड एंगल की। ठीक है, तो आप कहोगे अरे ये कैसा एंगल है, हमने तो ऐसा कोई एंगल आज तक पढ़ा नहीं, हमने तो एक ही एंगल पढ़ा था। देखो अब क्या है, अभी तक आप 2D की बात कर रहे थे, एक सर्कल में आपने क्या करा, एक आर्क लिया और उससे एंगल बना दिया। लेकिन अब ऐसे इमेजिन करो कि सर्कल की जगह आपके पास एक स्फीयर है। ठीक है, अब जो स्फीयर है वो कैसा होगा? सॉलिड होगा, से 3D में सॉलिड है। तो जब आप वहां से उसका कोई पार्ट कट करोगे तो वो आपको लेंथ की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, सर्कल में से आप कोई पार्ट कट करते हो तो एक लेंथ की फॉर्म में मिलता है, बट स्फीयर से जब आप पार्ट कट करोगे तो वो एक सरफेस एरिया की फॉर्म में मिलेगा, सरफेस की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आपको एक वायर नहीं मिल सकता जिसकी आप लेंथ मेजर करो, वहां पर आपको एक सरफेस मिलेगी जिसका आप क्या मेजर करोगे? एरिया मेजर करोगे। ठीक है, तो अगर ये मान लो क्या है, स्फीयर है, ठीक, पूरा सॉलिड है। अब यहां से आप कोई पार्ट कट करोगे तो ये एक सरफेस एरिया होगा, मान लो ये सरफेस एरिया है। ठीक, इसका एरिया है A। अब इस सरफेस एरिया के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से जब हम ज्वाइन करेंगे इसके सेंटर पे, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी एक सॉलिड फॉर्म में बनेगा। इसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या है तो एंगल ही, बट हम जब स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं, उसका सरफेस से एक पार्ट कट करते हैं और उस सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करते हैं सेंटर पे, तो एक एंगल मिलता है जो कि सॉलिड फॉर्म में यानी 3D में मिलता है। उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। या सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको ओम या इसका एक और सिंबल है डी ओम। ठीक है, डी का मतलब यहाँ पे छोटे से होता है बेसिकली। तो डी हम तब यूज करते हैं जब एरिया जो आप ले रहे हो वो बहुत ही ज्यादा छोटा ले रहे हो, छोटा सा पार्ट ले रहे हो। ठीक है, अदरवाइज हम ओम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया बाय, इसे डिफाइन किया गया रेडियस स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस है आर। ठीक है, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया, सरफेस एरिया ऑफ डेट पार्ट अपॉन रेडियस स्क्वायर। अगर डी ओम में है तो हम इसको डी ए बाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि डी मतलब छोटा, डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर या डी ए बाई आर स्क्वायर। अब मुझे सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना है, तो 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। ये 1 कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हैं। तो ये कंडीशन कब मिलेगी? व्हेन एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 स्टेरेडियन is defined as the solid angle subtended at the center of the sphere by a surface whose surface area is equal to the square of its radius. ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is defined as solid angle subtended at the center of sphere by a surface whose area is equal to square of its radius। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया कि जब सरफेस का एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होगा तब जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा।
ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या क्या पढ़ लिया आज? मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, एंड देन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड देन सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे के पार्ट की, जो कि है मेजरमेंट प्रोसेसेस के बारे में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।